Yes class, welcome back to our YouTube channel Learning Creation. Hope you all are doing well. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है आपका 5 ईयर प्लान एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। काफ़ी फ्रिक्वेंटली प्रीवियस ईयर के अंदर इसमें से हमें टॉपिक देखने को मिले हैं। एक ओवरव्यू सारे 5 ईयर प्लान्स का और सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास जिसमें 5 ईयर प्लान को हम पढ़ने वाले हैं। टेबल की फॉर्मेट में आपको सारा डाटा मिलेगा जिसकी हेल्प से आप मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, फोकस क्या था, क्या क्या अचीवमेंट एंड फेलियर थी उस 5 ईयर प्लान की, वो सारा आप याद भी कर सके। आज की क्लास का जो मेन मोटिव होगा वो यही होगा कि क्लास के अंदर ही आपको सारी चीजें याद हो पाए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 1947 के अंदर हमारा देश आजाद हुआ था। उसके बाद हमने अपना 5 ईयर प्लान बनाना स्टार्ट किया। 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट हमारा 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक चला था, जिसमें मेन फोकस आपका एग्रीकल्चर को लेकर ही था। हमारा मेन फोकस था कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर हो, ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। काफी बढ़िया तरीके से ये प्लान हमारा सक्सेसफुल रहा था। प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की काफी इंक्रीज हुई थी, नेशनल इनकम भी इंक्रीज हुई थी। 18% फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुई थी। 18% इस नंबर को ध्यान रख लेना। देन 5 ईयर प्लान आपका बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ था, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया मैम? 1951 से 56। क्या मेन फोकस था? एग्रीकल्चर का। क्या हमने यहाँ पे अचीव किया? 18%। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब आया? 1956 से 61 के टाइम पीरियड पे। इस पे मेन फोकस क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। यहाँ पे अब हमारी जो एग्रीकल्चर फोकस था वो शिफ्ट हो चुका था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। स्टार्टिंग में ही हमने किया कि मैक्सिमम बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए, तो हैवी इंडस्ट्री पे यहाँ पे फोकस था। बट ये नहीं कहूंगी कि फेल हुआ या सक्सेस हुआ। हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक साइड इफेक्ट या एक प्रॉब्लम इसमें रही कि स्टार्टिंग से ही हमारा फोकस हैवी इंडस्ट्रीज पे था, और जिसके वर्क के लिए कहीं ना कहीं हम एज ए इंडियन पर्सन इतने अच्छे तरीके से ट्रेंड नहीं थे। तो एक बार तो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहा। बट जब हम थर्ड 5 ईयर प्लान पे जाते हैं तो वॉर भी हुई, चाइना इंडिया पाकिस्तान वॉर के कारण हमारा ये प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हम हैवी इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो चुके थे, उसको एक रिकैप करना, उसको स्टेबलाइज रखना भी एक सबसे बड़ा चैलेंज था। वॉर एक दूसरा रीजन था कि हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसको थोड़ा सा अब हम शॉर्ट में देखते हैं। इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हो अपने नोट्स में? क्या लिखोगे? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56 एग्रीकल्चर पे फोकस था। 18% फूड ग्रेन एंड प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हुई थी। सेकंड 5 ईयर प्लान 56 से 61 इन हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इसका फोकस था, जिसकी हेल्प से इंडस्ट्री प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हुई। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 तक था। मेन फोकस था कि हम फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा फोकस इंडस्ट्री पे भी था, डिफेंस पे भी था, एग्रीकल्चर पे भी था, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम और बेटर ऑलरेडी कर चुके थे, तो वी कान सस्टेन ऑन डेट लेवल एंड ऑल्सो वांट टू इंक्रीज। साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी फोकस था, क्योंकि इंडस्ट्रीज को भी हम हैवी इंडस्ट्री स्टार्ट कर चुके थे। डिफेंस पे फोकस होने का रीजन ये था, उस टाइम पे आपकी चाइना पाकिस्तान वॉर बहुत बुरी तरीके से चली हुई थी, ड्रॉट की सिचुएशन थी, जिस वजह से ये आपका फेलियर रहा। समझ में आया? क्लियर यहाँ तक? देन आपका थर्ड प्लान हॉलीडे आया 1966 से 69 तक। इसको एनुअल प्लान भी कहते हैं। वॉर और ड्रॉट की सिचुएशन थी, कोई 5 ईयर प्लान हमने नहीं बनाया। सिर्फ ये था कि हमारी एक स्टेबिलिटी आ जाए अभी के लिए। प्लानिंग इन प्रोडक्शन सारी बात की बात है, पहले करंट सिचुएशन को हैंडल करना जरूरी था। तो ये हमारा प्लान हॉलीडे 66 से 69 तक कंसिडर किया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। साथ साथ चीजें याद हो रही हैं तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, और समझ में आ रही है या कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट करके मेरे को जरूर अपना रिव्यू देना। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान पे। 1966 से 74 के बीच में ये आया था। यहाँ पे था कि कहीं ना कहीं हम एक वॉर वाले सिचुएशन से निकले हैं, तो हमारे लिए सबसे मेन था कि स्टेबिलिटी आए, एक सेल्फ रिलायंस आए। सेल्फ रिलायंस हम कैसे ले सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे हमें समझ में आया थोड़ा सा बैंकिंग की इंपॉर्टेंस,
कि हमारे पास सेविंग कितनी जरूरी है, बैंक सिस्टम होना कितना जरूरी है। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान का दो मेन फोकस था, एक तो आपका ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड सेकंड था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस के अंदर आपका नेशनलाइजेशन भी हुआ, 14 बैंक का मतलब 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया। इस कंसेप्ट को हम आगे आने वाले क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पे फोकस किया गया। फोर्थ 5 ईयर प्लान को आप समराइज करो फटाफट मैम। फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 से 74 तक आया, वेरी गुड। सेल्फ रिलायंस पे फोकस था। सेल्फ रिलायंस ले सकते हैं हम इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को बढ़ाकर। अब हम एक ड्रॉट के सिचुएशन से निकले थे, तो जो कहते हैं ना प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें यहाँ क्या सीखने को मिला कि बैंकों का होना जरूरी है, बैंकों के पास एक वो पावर होनी जरूरी है। इस वजह से 14 बैंक को यहाँ पे नेशनलाइज किया गया। दिस इज ऑल्सो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेट एग्जाम में आया था, मेरे को अभी नाम ध्यान नहीं है, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका एक सेट एग्जाम का कि 14 सॉरी कौन से 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड पे बैंकों को नेशनलाइज किया गया। दिस इज द फोर्थ 5 ईयर प्लान जहां पे बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। फूड ग्रेन को इंक्रीज करने पे मेन फोकस था और इंक्रीज हम कर भी पाए थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पे सक्सेसफुली आया था। देखो एक तो आपका एग्रीकल्चर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में काफी अच्छा हुआ था, सेकेंड आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान पे भी एग्रीकल्चर में आपने काफी बढ़िया अपनी प्रोडक्शन करी थी। तो ये भी ध्यान रखना कौन कौन से एग्रीकल्चर प्लान का मेन फोकस एग्रीकल्चर रहा था। देन फर्स्ट एंड फोर्थ एग्रीकल्चर प्लान सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान का मेन फोकस आपका एग्रीकल्चर पर रहा था। यहां तक चीजें याद होती जा रही हैं। फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे आ जाओ। 1974 से 79 तक रहा। पॉवर्टी को कम करने की यहाँ पे बात की गई। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर पे हमने बहुत ज्यादा फोकस किया। अब इस टाइम पीरियड पे हम यूं आ चुके हैं, देखो थोड़ी सी सिचुएशन समझते चलना। जब हमने स्टार्ट अपना देश आजाद हुआ तो हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। अब उस टाइम तक ये नहीं था कि कंट्रोलिंग कहाँ होनी चाहिए कहाँ नहीं होनी चाहिए, हमें मैनेजमेंट नहीं समझ में आ रहा था कि गवर्नमेंट सेक्टर को पास ज्यादा पावर होनी चाहिए या प्राइवेट सेक्टर को भी एक हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बिजनेसेस के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर। तो जब हमने यहाँ से नेशनलाइज हुए बैंक, तब ये सीखा कि कहीं ना कहीं हमारा मेन फोकस गवर्नमेंट सेक्टर पे होना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर को डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई। लेकिन जैसा आज के भी टाइम पे देखा जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर आपको एक जॉब सिक्योरिटी बहुत बढ़िया दे देता है। इस वजह से उसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर इज लाइक ए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे फिक्स्ड रूल रेगुलेशंस होते हैं, रिजिडिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से कोई क्रिएशन नहीं होता, कोई इनोवेशन नहीं होता है। तो ये चीज लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसको हमने नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में रियलाइज किया कि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर फोकस हम नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या था, पॉवर्टी रिमूव होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर पे फोकस किया गया पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। एक लाइन में यहाँ क्या लिखोगे, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट सेक्टर पे फोकस किया गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। ये एक लाइन में हो गया आपका 5 ईयर प्लान, फिफ्थ एक्सप्लेन। फिर आ जाओ सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान फोकस करता था आपकी अब उसी सेक्टर के अंदर पॉवर्टी को ही कम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को ही बढ़ाने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखना शुरू किया। लाइक हमने एनर्जी के ऊपर फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाया जाए, बिल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटल फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, इसके ऊपर फोकस किया गया। मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होगा तो धीरे धीरे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। सेवंथ 5 ईयर प्लान में वही हुआ कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते गए। आईटी सेक्टर यहाँ काफी बूस्ट पे आ चुका था। अब यहाँ से आपको एक चीज और याद रखनी है, आपका आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया था, 2000 के अंदर आया था, क्योंकि 1990 तक आपका इंडस्ट्रियल और आईटी सेक्टर जो है वो काफी बढ़िया बूस्ट कर चुका था। समझ में आ रही हैं चीजें, फास्ट तो नहीं लग रहा, इसीलिए मैं टेबल की फॉर्म में लेके आई हूँ। आपको सिर्फ एक टेबल बनानी है, इस तरीके से बनाऊंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ईयर लिखना 19,
फिर इसका एक एक लाइन के अंदर इसको एक्सप्लेन कर देना। सेकंड 5 ईयर प्लान ईयर लिखना, एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर देना। इतनी बड़ी टेबल जैसे मैंने बना रखी है ऐसे आप लोगों को नहीं बनानी है। लास्ट टाइम पे रिवीजन में आपको वो एक ही टेबल हेल्प करेगी जो आप खुद अपने हाथों से बनाओगे। समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ आपका एनुअल प्लान। दो एनुअल प्लान बने थे हमारे। एक एनुअल प्लान बना था हमारा 1990 से 1992 एंड सेकंड एनुअल प्लान हमारा बना था मैं भी बताती हूँ। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है 2 एनुअल प्लान बने थे 1990 से 1992 ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड क्राइसिस। यहाँ पे आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थोड़ी सी आई थी। देखो जब हमारी नई नई चीजें आती है ना तो सबको एक यूं होता है कि मेरे को पावर चाहिए। तो उस पावर के चलते जब गवर्नमेंट सेक्टर को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया गया या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर के पास इतनी ज्यादा पावर दे दी गई कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी गवर्नमेंट सेक्टर करेगा, पॉवर्टी भी गवर्नमेंट सेक्टर हटाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो हमारी कंट्री थी कहीं ना कहीं वो डोमिनेंट सेक्टर कंट्री बनती जा रही थी। प्राइवेट को यहाँ पे आपको बहुत कम अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, जिस रीजन की वजह से हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंट्री में काफी ज्यादा देखने को मिली। तो इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि 1991 के अंदर हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिसके सॉल्यूशन के लिए हमने एलपीजी पॉलिसी लेके आए। एलपीजी पॉलिसी कब आई? एलपीजी पॉलिसी 1991 के अंदर आई। एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी आपके रूल रेगुलेशन है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के, उनको कम किया जाएगा। मतलब कि लिबरलाइज तरीके से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। जो भी आपके ऑर्डर्स थे या जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क था एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको कम किया गया विद द हेल्प ऑफ लिबरलाइजेशन। एंड द सेकेंड वन इज प्राइवेटाइजेशन। जैसे हमने देखा था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में था गवर्नमेंट पे फोकस, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट की यहाँ बात करी गई। लेकिन आपका एनुअल प्लान 1991 के टाइम पीरियड पे आपका प्राइवेटाइजेशन सेक्टर को डेवलप करने की बात की गई। प्राइवेटाइजेशन पे फोकस किया गया। साथ ही अब प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन भी हमारी होना जरूरी है। मतलब देश के अंदर हम आउट ऑफ द कंट्री ट्रेड कर पाए। दिस इज ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगेन सम अप करवा देती हूँ साथ दोनों की दोनों स्लाइड को फटाफट। फर्स्ट है आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। आंख बंद करके मेरे को ये बताओ कब कब आया था। आइज क्लोज कर लो सारे, बस ईयरबड्स लगा के सुनो। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 फोकस था मैम एग्रीकल्चर पे। 18% फूड ग्रेन को इंक्रीज किया। वेरी गुड। सेकंड 5 ईयर प्लान मैम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था। 56 से 61 तक आया था। यहाँ पे हमारा मेलोबीज मॉडल था जिसने हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन को इंक्रीज किया था। दिस इज ऑल्सो सक्सेसफुल प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान आपका 61 से 66 तक आया था। सेल्फ सफिशियंसी की यहाँ पे बात की गई थी। वॉर के कारण हमारा फोकस डिफेंस पर भी था। फर्स्ट का फोकस क्या था मैम? एग्रीकल्चर। सेकंड का क्या था मैम? इंडस्ट्री। थर्ड का क्या था मैम? इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर प्लस डिफेंस। डिफेंस क्यों? क्योंकि वॉर चल रही थी आपकी चाइना और पाकिस्तान वाली। फिर आया आपका प्लान हॉलीडे। फर्स्ट प्लान हॉलीडे आपका आया ड्यू टू वॉर। यहाँ पे आपका मेन फोकस इस प्लान हॉलीडे पे यही था क्योंकि देखो प्लान हॉलीडे था, कोई प्लान तो बनाया नहीं गया, लेकिन इस टाइम पे मेन फोकस था कि हम सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी पे आ जाए। देन आया आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान जिसने ग्रोथ और स्टेबलाइजेशन पे फोकस किया। यहाँ फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर ही बैंकों को नेशनलाइज किया गया। दिस इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट पॉइंट कि फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। फिर आओ फिफ्थ 5 ईयर प्लान जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादा पावर दी गई, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट की यहाँ बात की गई। सिक्स 5 ईयर प्लान के अंदर आपका फोकस किया गया एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ की यहाँ बात की गई। सेवंथ 5 ईयर प्लान आपका मॉडर्नाइजेशन के लिए आया था। आईटी सेक्टर यहाँ आपका बूम पे था। जब आईटी सेक्टर बूम पे था, नई नई चीजें आ रही थी, तो आपकी आई यहाँ पे एलपीजी पॉलिसी 1991 के अंदर जिसने इकोनॉमिक क्राइसिस से डील करने के लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एलपीजी पॉलिसी कौन लेके आया था? मेरे को नाम बता दो फटाफट अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट आ जाओ एट्थ 5 ईयर प्लान। 9th 10th एंड 11th एंड 12th ये 5 ईयर प्लान आपके लास्ट है। फटाफट इनको भी कर लेते हैं। 1992 से 1997 तक ह्यूमन डेवलपमेंट लिबरलाइजेशन पे बात की गई बिकॉज 1991 के अंदर आपकी एलपीजी पॉलिसी आ चुकी थी। फोकस होता था हेल्थ एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। आईटी सेक्टर यहाँ पे काफी बूम पे था, तो आपके एलपीजी पॉलिसी और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई। एट्थ के लिए क्या लिखोगे? एट्थ के लिए मैडम एजुकेशन
एजुकेशन पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई। ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान, ग्रोथ की बात की गई, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है एक ऐसी ग्रोथ जिसके अंदर हर चीज की ग्रोथ इंक्लूड है। एग्रीकल्चर को भी ग्रो करना है, आईटी को भी ग्रो करना है, वुमेन एम्पावरशिप को भी ग्रो करना है, सोशल सेक्टर को भी ग्रो करना है। मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई आपके 9th 5 ईयर प्लान में कि हमें हर चीज को ग्रो करके चलना है। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन ऑल थिंग्स, हर चीज की ग्रोथ होनी चाहिए। फिर आया 10th 5 ईयर प्लान जिसमें पॉवर्टी को रिड्यूस करने की बात की गई एंड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आया। अभी अभी मैंने आपको बताया 2000 के अंदर आपका कौन सा एक्ट आया था, फटाफट कमेंट कर दो अगर याद है तो। अभी मैंने एक एक्ट बताया आपका जो 2000 के अंदर आया था। एक ओ दो और याद कर लो, एक है 2002 एंड एक है 2005। 2005 के अंदर कंपटीशन एक्ट आया था। 2002 के अंदर कौन सा एक्ट आया था आपका, लीगल एस्पेक्ट का ही है ये। अगर किसी बच्चे को याद हो तो फटाफट कमेंट करके मेरे को बताना 2002 के अंदर आपका कौन सा एक्ट आया था। और जो ये मैंने 2004 का कंपटीशन एक्ट लिखा है, क्या ये सही है या ये 2002 के अंदर आया था? ये सारी 2002 में और 2005 में कौन कौन सा एक्ट आया था ये आप मुझे बताओगे। गॉट इट। आगे आ जाओ 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान के अंदर हमारी इंक्लूसिव और स्टेबलाइजेशन की ग्रोथ पे बात की गई। देखो ग्रोथ तो करनी है, इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, बट इंक्लूसिव ग्रोथ जो हमें करनी है वो स्टेबलाइजेशन के साथ करनी है, मतलब कि स्टेबिलिटी के साथ करनी है। इसका मतलब क्या है कि वो ग्रोथ हमें लॉन्ग टाइम के अंदर फायदा दे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी होनी चाहिए। समझ में? सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, एक ऐसी ग्रोथ या एक ऐसा डेवलपमेंट जिसके अंदर हम आज की ह्यूमन रिसोर्स के नीड को फुलफिल कर पाए और फ्यूचर की ह्यूमन रिसोर्सेस की जो जरूरतें हैं उनको हम खराब ना कर दें। मतलब फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट करते हुए आज के टाइम पे ग्रोथ करना हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ था, जो हमारा 11th 5 ईयर प्लान के अंदर आया था। 12th 5 ईयर प्लान आपका फास्टर था, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ थी, सेम वही चीज है। और 12th 5 ईयर प्लान के बाद ही आपका प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया गया विद द नेम ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये थे हमारे सारे के सारे 5 ईयर प्लान। अगर किसी को कोई भी डाउट आया हो यहाँ तक तो मुझे बताओ। नीति आयोग की फुल फॉर्म भी लिख लो। नीति आयोग की फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है आपकी नीति आयोग के फुल फॉर्म। नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। 2-3 पॉइंट मैं नीति आयोग के बारे में और बता देती हूँ। नीति आयोग के अंदर आपके 2 हब बने हैं। कितने हब बने हैं? 2। एक है आपका नॉलेज हब और सेकंड है आपका इनोवेशन हब। नॉलेज हब एंड द इनोवेशन हब, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। साथ ही इसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट आए हैं, इनको याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीति आयोग के 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिसके अंदर है आपका 3 ईयर एजेंडा। पहले क्या होता था, देखो पहले 5 ईयर का प्लान बनाया जाता था, लेकिन अभी 5 ईयर प्लान ना बना के क्या बनाया जाता है नीति आयोग में, 3 ईयर एजेंडा, 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी, 7 ईयर मीडियम टर्म strategy, and the last one is 15-year vision document. 15-year vision document। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? हाईलाइट करते चले एक बार मेन पॉइंट को दोबारा ताकि याद हो जाए।
मैम फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पे फोकस था, 18% फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज किया था। सेकंड 5 ईयर प्लान आपका हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करता था, और हैवी इंडस्ट्रीज में आपकी ये 2-3 इंडस्ट्री का नाम आप लोगों को याद रह जाए, देन वेल एंड गुड। थर्ड 5 ईयर प्लान आपका सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस करता था ड्यू टू वॉर इन चाइना एंड पाकिस्तान। देन हमारा प्लान हॉलीडे था, जिसको रीजन था आपका वॉर एंड ड्रॉट यहाँ पे चली हुई थी। फोर्थ 5 ईयर प्लान ने आपकी ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन पे फोकस की, यहीं पे आपकी नेशनलाइजेशन हुई 14 बैंक की एंड फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हो गई। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का मेन मोटिव था कि पब्लिक सेक्टर को ग्रोथ करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम ज्यादा से ज्यादा कर सके। सिक्स 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना और पॉवर्टी को रिमूव करना। सेवंथ 5 ईयर प्लान के अंदर आपका आईटी सेक्टर की यहाँ पे बिगनिंग हो चुकी थी, तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम बढ़ने लग गए थे। देन आपका एनुअल प्लान आया ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यहाँ पे मेन फोकस था कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाओ, इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ आया हुआ था, तो 1991 के अंदर आपकी एलपीजी पॉलिसी भी आई थी। एथ 5 ईयर प्लान आपका ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लिबरलाइजेशन के ऊपर फोकस करता था, जहां पे वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉयमेंटशिप की बात की गई। नाइन्थ 5 ईयर प्लान के अंदर आपका रिफॉर्म्स आए सोशल सेक्टर से रिलेटेड, जिसपे आपको इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई। टेंथ 5 ईयर प्लान के अंदर आपका मेन टारगेट सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ और पॉवर्टी को रिमूव करना था। 11th 5 ईयर प्लान के अंदर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की यहाँ पे बात की गई। अगेन इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है हर चीज की ग्रोथ, बट यहाँ पे जो ग्रोथ हुई वो आपकी सस्टेनेबल होनी चाहिए, ये आपको बात कही गई। 12th 5 ईयर प्लान के अंदर आपका नीति आयोग आ गया, और यहाँ पे हमने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। फास्टेस्ट एंड सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ का यहाँ पे फोकस किया गया। जो जो मैंने ये पॉइंट हाईलाइट करे हैं, आपको अपने नोट्स के अंदर इसी तरीके से एक ही टेबल पे अपने सारे के सारे मेन मेन पॉइंट को लिख लेना है। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ, अदरवाइज मेरे को 1 मिनट का टाइम दो बस। ओके, स्टार्ट करिए अब आगे। मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की है बेट? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई। अब चलते हैं क्या अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के ऊपर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब कब आई थी, किसी को उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है तो मेरे को बताओ। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपका देश जब आजाद हुआ 1948 के अंदर ही आई थी, जिसको फर्स्ट पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपके मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। क्या यहाँ कहीं लिख रखा है? नहीं लिख रखा, मैं लिख देती हूँ। कौन थे यहाँ पे आपके इंडस्ट्री मिनिस्टर? यहाँ पे इंडस्ट्री मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भाई स्पेलिंग देख लेना, श्याम JEE मुखर्जी थे। क्लियर यहाँ तक? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर था आपका मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल यहाँ दिया गया, जहां पे इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया 4 कैटेगरीज के अंदर: स्ट्रेटेजिक, बेसिक, इंपॉर्टेंस और कुछ अदर इंडस्ट्री। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के रोल को डिफाइन किया कर दिया गया। कुछ सेक्टर के अंदर हमने पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली यहाँ पे रखी थी। यहाँ पे हमने बैलेंस बनाया था प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के बीच में, बट फिर भी जो मेन आप कह सकते हो एक तरीके से जो टिल्ट था, वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर मतलब प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर की तरफ ज्यादा था। ज्यादा आपकी मोनोपोली पब्लिक सेक्टर के हाथों में थी उस टाइम पीरियड पे, जिसका इम्पैक्ट क्या निकला कि कहीं ना कहीं हमारी एक फाउंडेशन डेवलप हो गई फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसने हमें कंप्लीट एक रोड मैप दे दिया फॉर द मिक्स्ड इकोनॉमी। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी 1956 के अंदर आई थी, जिसने जो अलाइन थी आपकी सेकेंड 5 ईयर प्लान में। मैडम सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या था बेटा? हैवी इंडस्ट्री वाला, याद आया? तो इस टाइम पीरियड पे आपका डिवीजन कर दिया था सारी की सारी इंडस्ट्रीज का 3 पार्ट के अंदर। एक्सक्लूसिव फॉर स्टेट के अंदर मतलब पार्ट ए, या फिर आप कह सकते हो शेड्यूल ए के अंदर 17 इंडस्ट्री कवर थी।
कितनी इंडस्ट्री कवर थी? 17 इंडस्ट्री कवर थी, जो मेनली आपके पब्लिक सेक्टर की थी। पार्ट बी के अंदर स्टेट एंड प्राइवेट दोनों इंडस्ट्री, जिसमें कुछ भूमिका स्टेट की है और कुछ पार्ट आपका प्राइवेट का है, ऐसे इंडस्ट्रीज को कवर किया गया। ऐसे इंडस्ट्री कितनी थी मैम? ऐसी इंडस्ट्री 12 थी। एंड लास्ट वन इज ओपन प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, जो सभी के लिए ओपन थी, जो नंबर में आपके डिफाइन नहीं की जा सकती। तो ये है आपकी थर्ड शेड्यूल के अंदर। थोड़ा सा समअप करो, कंफ्यूज नहीं होना है। मैम इसमें क्या है बेटा? इसमें ये है, वेट मैं स्लाइड को छोटा करती हूँ थोड़ा सा। इसमें आपको करना है लाइक कि आपके पास शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, इस तरीके से तीन पार्ट में इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया। शेड्यूल ए के अंदर आपकी पब्लिक इंडस्ट्री थी, मतलब गवर्नमेंट इंडस्ट्री कितनी थी मैम? 18। पार्ट बी के अंदर आपकी पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों इंडस्ट्रीज थी, जो कितनी थी मैम? 12। 18 नहीं, 17 थी, 17 सॉरी, 17। एंड शेड्यूल सी के अंदर या पार्ट सी के अंदर सारी की सारी आपकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को रखा गया। क्लियर यहां तक? एक्सपेंड किया पब्लिक सेक्टर को फॉर द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। नेक्स्ट आया आपका 1969 के अंदर एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट को हटा के करंट में कौन सा एक्ट अभी है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? एमआरटीपी एक्ट को कौन से एक्ट ने करंट में रिप्लेस किया है? हिंट दे देती हूँ, चलो बता ही देती हूँ। एमआरटीपी एक्ट की जगह अब है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये बताओ क्या मैंने सही बताया है या गलत? ये तो बता ही सकते हो आप चेक करके। ये तो बता ही दोगे ना? बिल्कुल बता देंगे, ठीक है, बिल्कुल बताना। 1969 के अंदर आपका मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट आया था, जिसका मेन फोकस था कि इकोनॉमिक पावर को बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ राइज किया जाए, मतलब कुछ हाथों में ही आपकी पावर होनी चाहिए। यहाँ मोनोपोली को रेगुलेट करने की बात हुई थी कि कुछ बड़े बड़े हाथों में ही आपकी मोनोपोली पावर होनी चाहिए, या रिस्ट्रिक्ट कर दिया था डोमिनेंस ऑफ द बिग हाउस। देखो कहीं ना कहीं मोनोपोली एक हमारी कंट्री के लिए नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था, लेकिन इसमें ये तो बोला गया कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। बट इसमें ध्यान देना एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ ओनली एंड ओनली प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली को प्रोटेक्ट किया जा रहा था, कि प्राइवेट सेक्टर में किसी इंडस्ट्री की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। बट गवर्नमेंट सेक्टर की मोनोपोली पे यहाँ पे कोई बात नहीं की गई थी। इस पॉइंट को ध्यान रखोगे सारे बच्चे। आगे आ जाओ। 1977 के अंदर आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी। दिस इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट। पोस्ट इमरजेंसी यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज पे बात की गई। देखो एकदम से अगर हम बड़ी इंडस्ट्रीज में कूदेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा रहती है, रिस्क फैक्टर कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है। तो 1977 के अंदर हमारी डिसेंट्रलाइज किया गया इंडस्ट्री को और बूस्ट करने की बात कही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। यहीं से हमारा एमएसएमई, एमएसएमई की फुल फॉर्म सारे बच्चे बताना। एमएसएमई का कंसेप्ट यहाँ पे आया था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मैडम खुद पूछते हो फिर खुद बता देते हो। अरे मेरे को पता है निकम्मो, तुम चेक नहीं करोगे तो मेरे को ये है कि बता दो, क्या पता है पेपर में याद ही रह जाए सीधा पॉइंट। सो समझो, याद करो चीजों को साथ साथ। 1980 के अंदर आपकी सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी, जिसमें आपको कांग्रेस रिटर्न एंड पोस्ट इमरजेंसी वाला टाइम पीरियड था। मेन फोकस आपका ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन पे था। यहाँ के इस टाइम पीरियड पे आपको प्रिपेयर किया जा रहा था लिबरलाइजेशन के लिए। 1980 की जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी, दिस बिकम ए ग्राउंड फॉर द लिबरलाइजेशन। एंड लास्ट में फिर 1991 में लिबरलाइजेशन आपका कंप्लीटली आ भी चुका था। 1985 के अंदर आपकी पॉलिसीज चेंज आया, इसको राजीव गांधी एरा पीरियड भी कहा जाता है। ध्यान रखना, एम्फसाइज ऑन द मॉडर्नाइजेशन, आईटी एंड कंप्यूटराइजेशन चीजें आई थी।
इन द 1991 के अंदर तो हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्री लाइसेंस को यहाँ पे एबॉलिश किया गया। 18 इंडस्ट्रीज को छोड़कर ज्यादातर चीजों के अंदर आपकी एलपीजी पॉलिसी वर्क करने लग गई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन, ओपन इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे बनाने की बात कही गई। फिर है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज आपकी यहाँ आई कि इंडिया के अंदर जो भी चीज बनेगी वो इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। हम बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय इंडिया के अंदर चीजें ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। ये फोकस यहाँ पे आपका आया था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर। इसी के टुवर्ड्स हमारे काफी स्टार्टअप शुरू हुए, लाइक मेक इन इंडिया जो कंसेप्ट आपका आया वो 2014 में आया, इसी के रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ताकि हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर पाए। मेक इन इंडिया क्या है? मेकिंग इंडिया ये है कि अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो आप इंपोर्ट करते हो और उसको इंपोर्ट को कम करने के लिए कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर ही बना रहे हो, तो आपको काफी बढ़िया सब्सिडी यहाँ पे मेकिंग इंडिया स्कीम के थ्रू प्रोवाइड की जाती थी। समझ में आई चीजें? समझ में आई चीजें? सम अप करें इनको भी दोबारा। 1948 के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, बैलेंस बनाया था दोनों के बीच में। 1956 के अंदर आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। देखो यहाँ भी महालंबोसिस मॉडल दे रखा है, साथ में जब सेकंड 5 ईयर प्लान आप देखोगे ये भी महालंबोसिस मॉडल दे रखा है। तो चीजों को रिलेट करके याद करो ताकि बढ़िया तरीके से याद हो। 3 पार्ट में शेड्यूल ए बी सी, शेड्यूल ए के अंदर गवर्नमेंट, शेड्यूल बी के अंदर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, शेड्यूल सी के अंदर ओनली प्राइवेट इंडस्ट्रीज को रखा गया। फिर 1969 के अंदर एमआरटीपी एक्ट आया जिसने प्रोटेक्ट किया कि किसी प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली ना हो। 1977 के अंदर आपका पोस्ट इमरजेंसी फोकस था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर, डिसेंट्रलाइज किया गया यहाँ पे इंडस्ट्रीज को। 1980 के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आई जहाँ पे ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन की बात की गई एंड इट बिकम द ग्राउंड फॉर द लिबरलाइजेशन। देन पॉलिसी चेंज एरा आया जिसमें आपका आईटी सेक्टर को काफी ज्यादा बूस्ट मिला। यहाँ से आप कह सकते हो कि आपकी आईटी सेक्टर की एक स्टार्टिंग पीरियड था ये आपका आईटी सेक्टर का। देन 1991 के अंदर आपकी एलपीजी पॉलिसी आई। 2011 के अंदर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई, इसी के तहत आपका मेक इन इंडियन स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स भी शुरू हुई। ये था हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रिजोल्यूशंस के सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे कैसे हमारी इंडस्ट्री ग्रो एंड डेवलप होती गई। अगर आप इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे को फटाफट कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट क्लास हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू की रख लेंगे। आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। ए वेरी वेरी बिग थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। किसी का फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना जरूर।